कभी देखा है एक माँ को जो अपने बेटे के कातिल को सजा दिलवाने के लिए अदालतों के चक्कर लगा रही हो? क्या आपने किसी बाप को देखा है जो इंसाफ की तलाश में सफेद बालों के साथ फाइलों के बोझ तले दर बदर फिर रहा हो? और क्या आपने कभी सोचा है कि जब बरसों बाद इंसाफ मिलता है तो क्या वो इंसाफ होता है या फिर सिर्फ एक रस्मी फैसला? आज हम एक ऐसे निज़ाम पर बात करेंगे जहां इंसाफ की तलाश एक तवील मुसाफत बन चुकी है और कहा जाता है कि इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ का कत्ल है। और यही हमारा आज का मौजू है। हम जानेंगे कि इंसाफ में ताख़ीर क्यों है और इसका क्या हल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मलाइका। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी आमिर मुनीर बाकरी और अजीम भट्टी साहब। सर, अपने बारे में बताइएगा। मेरा तारुफ ये है कि मेरा नाम तो आपने बता दिया। मैं लास्ट ईयर सदर था गुजरावाला बार एसोसिएशन का। इससे पहले मैं 9 से 14 मेंबर पंजाब बार रहा हूँ और इस बार का सेक्रेटरी भी हूँ 2007-8 में। तो अब वकालत करता हूँ, ये मेरा है तारुफ। सर, आपका तारुफ? अजीम भट्टी एडवोकेट जी। मैं लास्ट टाइम 2025 जो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड था और जो बार का भी हमने फर्स्ट टाइम बायोमेट्रिक इलेक्शन करवाया तो वो मेरी ज़ेरे निगरानी है। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल है कि हम ये सुनते हैं कि इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ का कत्ल है। आपके लिहाज से इसका मतलब कानूनी लिहाज से क्या होगा? ये बात जो है ना, डिलेड जस्टिस जो है वो डिनायल है जस्ट इंसाफ की। तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन सबसे पहले जैसा देश वैसा बेस। जैसे हम लोग हैं उसी तरह में इंसाफ मिल रहा है। हम चूँकि खुद नहीं चाहते इंसाफ लेना, हम खुद डिलेइंग टैक्टिक्स अख्तियार करते हैं, मुस्तगीज जब बनते हैं तो उस तरह अख्तियार करते हैं, तो फिर इंसाफ की तोको बड़ी बेसूद है। जब आप अपने पहले तो ये है कि द पर्सन हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। जिसको इंसाफ चाहिए वो पहले खुद इंसाफ करे। अब यहाँ पे सूरत हाल बड़ी डिफरेंट। हम हर बंदा डिले चाहता है, हर बंदा नेगेटिव जो है जो मैयज है वो आप करता है। तो फिर हमारी कोर्ट्स भी ऐसी अब वो भी आदी हो चुकी है। हम काम नहीं करना चाहते, वो सुनना नहीं चाहते। इसीलिए इंसाफ की जो है कत्लेआम हो रहा है और लोग अदालतों से लोगों का ट्रस्ट उठ गया। अब लोगों ने अदर वेज जो है साल ये वो आप करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अदालतों पर लोगों को ट्रस्ट नहीं है। इंसाफ एक बच्चा फाइल करता है तो जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसके केस का फैसला होता है। तो फिर क्या यहाँ पे तो इंसाफ सर, की क्या आपके मुताबिक क्या वजह है कि इतना ये लंबा केस क्यों चलता है? कुछ वजूहात इसके पीछे क्या है? मैंने सबसे पहले बात की कि जैसा देश वैसा बेस। हम खुद जो है, हम लोग जो मुआशरा जिसको इंसाफ दरकार है वो इसका डिले का मेन जो है रीज़न बनती है। क्योंकि यहाँ पे इदारे प्रॉपरली काम नहीं कर रहे। अगर कोई पुलिस वाला है, एक FIR का सिलसिला, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, कई माह उसको लग जाते हैं। उसके बाद कोर्ट में आता है तो वहाँ गवाहान नहीं आते। गवाहान आ जाए तो वकला साहबान रोल प्ले करते हैं। वकला साहबान आ जाए तो जो साइल है वो गैर हाजिर हो जाते हैं, वो भी इंसाफ नहीं करवाना चाहते। इस तरह एक पूरी हायरार्की है, जो है ना बदनिश्तियाँ है, इस वजह से इंसाफ नहीं मिल रहा। सर, यहाँ पे फिर आप मुझे इस बारे में बताएं कि लोग कानून को हाथ में क्यों ले लेते हैं? जब किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा वो दर दर के आके कोर्ट पे धक्के खाएगा और कई साल लग जाएंगे। तो फिर जो इंसान है वो नेचुरली जो है रिएक्ट करता है। तो उसके रिएक्शन में भी होगा क्या, मैं खुद इंसाफ कर लूँ। जब कानून उसको सहारा नहीं देता, अदालतें उसको सहारा नहीं देती, तो फिर वो दूसरा नेगेटिव वे इख्तियार करता है। और उसको भी ये भी होता है कि मुझे कौन सा कुछ ने कुछ कह लेना है, तो उसको कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, वो कानून को खुद में हाथ में ले लेता है। तो सर, ये जो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे वाकया हुआ है कत्ल का कोर्ट में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी इसी तरह के, जब उसका पहले बच्चा उनका कत्ल हुआ था, उनको इंसाफ नहीं मिला, उन्होंने रिएक्ट किया, कोर्ट्स में आकर उन्होंने बदला ले लिया। उन्होंने अदालती फैसले का इंतजार ही नहीं किया। उनको पता है कि इनका कुछ नहीं बिगाड़ा गया, तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तो सर, आप क्या बताएंगे कि अगर कोर्ट में इस तरह के हालात हैं तो इसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं? डर का माहौल इन्होंने एक यहाँ पे भी बना दिया है, तो फिर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? फौरी इंसाफ, और इसमें हमारा वकला का बहुत ज़्यादा रोल, जुडिशरी का बहुत ज़्यादा रोल है, और पब्लिक का।
हम अगर ये सारे लोग एक चेन बनेगी, फौरी इंसाफ होगा, तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि लोगों का कोर्ट पे ट्रस्ट बढ़ेगा और लोग जुर्म से तौबा करेंगे। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं CCD जो दायरा बना है ना, मैं अभी भी इसको समझता हूँ कि दैट इज नॉट प्रॉपर, लेकिन जो माशरे में चल रहा है उसके हिसाब से बहुत अच्छा दायरा है। जो बदमाश है वो डर के चले गए, हालांकि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कोई भी वकील उसे अप्रिशिएट नहीं करेगा, कोई भी अदालत कोई चीज उसे अप्रिशिएट नहीं करेगी, लेकिन उसका अल्टीमेटली जो फायदा है अगर देखे तो वो लोगों को, पब्लिक को एट लार्ज को मिलता है। इट मीन्स कि अगर इंसाफ मिले तो लोगों का ट्रस्ट जो है बढ़ता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे एक इंसान का कानूनी हक छीना जा रहा है, कि जो इंसान को एक हक है अपना बोलने का, कानून जो से हक देता है वो उस इंसान से छीन लिया जाता है? मैंने पहले कहा कि दैट इज इलीगल, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग दैट इज नॉट अलाउड इन एनी केस, लेकिन इन प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस जो चल रहे हैं जहाँ पे इंसाफ कई साल नहीं मिलता, तो अब इसके अलावा इनके गवर्नमेंट के पास चारा ही नहीं था, तो जो अगर तो उसको बोनाफाइड कर रहे हैं, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता हूँ, लेकिन अब जो हालात है उसके मुताबिक वो ठीक चल रहे हैं। तो सर जो ये वकील धरने देते हैं इसकी वजह से भी बहुत से केसेस लटक जाते हैं, डिले हो जाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वकील धरने देते क्यों हैं? जब वकला के साथ उनके इस्तेसाल होगा, उनके साथ ज्यादती होगी, तो उन्हें भी प्रोटेस्ट का हक है, लेकिन मैं समझता हूँ दैट इज़ आल्सो ए डिलींग, एक फैक्टर है और उसको भी नहीं होना चाहिए। वो भी एक सोशल सेटबैक है। अगर मुआशरा ही ठीक नहीं होगा तो वकील क्या करेगा? वकील इज़ आल्सो पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी। अगर सोसाइटी ठीक होगी वो भी धरने नहीं देंगे। तो सर इसमें मतलब जो माशरा है वो कहाँ गलत है, मतलब माशरे की कौन सी गलती है जिसकी वजह से ये धरने होते हैं? माशरा बुनियादी तौर पर एजुकेशन ही हमारी नहीं हुई, हमारी तरबियत ही नहीं हुई और लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका क्या अस्सलाम। है मैं ठीक हूँ, आप सुनाए ठीक है? आंटी आप यहाँ पे किस सिलसिले में हैं? बेटा जी 3 दिन से आ रहा है, तकरीबन 20 दिन हो गए ने। मेरे बेटे ने साड़ा झगड़ा होया घरेलू, नीचे असी रेंट ते रह रहे हैं ते साड़ा नीचे वाले नाल झगड़ा होया ते ओ पहले बीबियां दी आपस च लड़ाई हुई, सानू उन्होंने बहुत ज्यादा मारा, मगर अब टाइम साडी सुलह हो गई, मल्लेदार पै के उन्होंने दे रिश्तेदार वगैरह साडे भी सुलह हो गई। राती 12:30 बजे आके उन्होंने साडे दरवाजे तोड़े ने, तोड़ के ते अंदर आए ने, मैनू मेरे बेटे नू उन्होंने मारिया। मैं अपने दमाद नू फोन किया, वो आया, वो अजे आके खड़ा ही है अन्ने वाह, उन्होंने इन्ना कुछ ज्यादा मेरे जो दमाद नू मारिया, उनकी लत्त तोड़ दी ते नस के गए ने। 15-20 जने उन्होंने पिछे दौड़े ने, रोड ते चढ़े ने तो उन्होंने गड्डी मारी तो 2 जगह तो लत्त तोड़ी। तो आंटी क्या आपने थाने में कोई FIR करवाई है? आज बेटा 5 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, लेकिन उन्होंने कोई काल नहीं की, सानू कोई जवाब नहीं दिता। ਅਸੀਂ इन्ने कुछ ज्यादा परेशान आ। मेरा मियाँ भी नहीं है, 2 बेटे जवान फौत हो गए ने, एक ही बेटा मेरा 22-23 साल का, ते ਅਸੀਂ मां पुत्र दोनों ही रह रहे हैं। बहुत ज्यादा ਅਸੀਂ परेशान है। मेरा बेटा मजदूरी ते भी नहीं जा रहा, ਉਹਨੂੰ भी कितनी चोटां दिन से लगी। केस चल रहा है? आज 4 तरीक से चल रहा है। 4 तरीक से। और ये तो इन्होंने कोई अभी तक कार्रवाई की नहीं है उस पे नहीं, कोई? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आज वकील साहब के पास आया कि हम दरखास्त अदालत के जरिए करते ये कौन से पेपर है आपके? जी, ये वाले हमने दिए है ना दरखास्त। हाँ जी, थाने वालों ने कुछ नहीं किया। अभी तक कितने दिनों से नहीं, कोई कॉल तक भी नहीं आई, जमा करवाई हुई है लेकिन उन्होंने कोई हमें तो लाया तक नहीं। हम इतने परेशान है। मेरा बेटा भी गा रहे, इतनी ज्यादा चोटें लगी हैं उसको, काम पे भी नहीं जा रहा, मजदूर बंदे, एक ही मेरा बेटा है, मैं बेवा औरत, मियाँ भी नहीं है, 2 बेटे जवान फौत हो गए, मेरे नाल कोई नहीं है वध कोई कड़न वाला, अपना मकान भी नहीं, परेशान आ ते साडी नहीं उन्होंने सुनी। सी हुण अज वकील साहब के पास आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी आप यहाँ पे किस सिलसिले में हैं? इस सिलसिले में 4 तरीक का मेरे बेटे के ससुराल उनको झगड़ा हुआ था, तो उस झगड़े में इन्होंने फोन किया कि तुम ना इधर आओ, हमें बड़ा तंग कर रहे हैं। इनके घर ऊपर चले गए थे, ताले वगैरह तोड़ के, बड़े काफी ज्यादा लड़के थे। तो मेरा बेटे को फोन किया तो ये उधर गया ना, जब तो उन्होंने जाते वक्त ही कोई बात नहीं की, कुछ नहीं किया, बहुत ज्यादा मारा, मार के। तो आंटी इनका रिश्ता क्या? मेरी वो दामाद है ना, इनका दामाद है। मेरी वैसे रिश्तेदारी में ये कुर्मी लगती है, बेटे की सास है। तो बेटे की टांग उन लोगों ने तोड़ी है,
तो वो बहुत ज्यादा मारा था, टांग पे दूसरी टांग पे भी चोट थी, नाक पे, उन्होंने नोज आपके पे बेटे को भी हाँ मेरे बेटे को तो मारा, मेरे बेटे की टांग तोड़ी गई। देखो मेडिकल करवाया, डॉक्टर ने इतना ये टाइम आपने लगा मेडिकल दिया, करवाया मेडिकल, हुआ हाँ है? मेडिकल तो अभी करवाया। तक कोई आपको कोई इतला नहीं कुछ की नहीं कि हुआ, क्या? कुछ नहीं। ये डॉक्टर ने भी अच्छा मेडिकल नहीं हमें दिया, उसने पता नहीं पैसे वगैरह ले रहे थे, उसने भी अच्छा मेडिकल नहीं हमें दिया। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हम सब के पास हैं, हम अब रेट करेंगे, जज के पास आए तो कुछ ना कुछ करवाएंगे। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं किया। दूसरी बात ये है कि मेरी ना नंद है, उसका ना 4-5 साल से केस चल रहा है। उनका किन सिलसिले में केस चल रहा है? वो उसने मस्जिद बनानी थी, उसका जब मियाँ फौत हुआ था ना, उसने कहा था कि मैं जब मर जाऊंगा ना तो मेरी जो 2 मरले जगह ना ये सेल करके ना तो मस्जिद बना देना। वो उन्होंने अभी तक ये इधर केस लगा हुआ, 4-5 साल हो गया, वो केस खत्म ही नहीं हो रहा। ना उसकी मस्जिद बन रही है, बिल्कुल अब ओवर एज हो गई उसकी, इतनी वो परेशान है। उसका भी कोई हल हो जाए तो और बड़ी मेहरबानी हो। शुक्रिया आंटी। खत्म हो जाए, या किसी कोई आ नहीं रहा उधर से, मुल्क जो मदई बने हैं, केस किया उन्होंने, हम इसका कोई नहीं है, उसके बच्चे नहीं है तो हम इसके वाली वारस हैं। जब बच्चे है नहीं थे तो वो उसका मियाँ तो मस्जिद को दे गया था, किसी रिश्तेदार को तो नहीं दे के गया, तो उसका कुछ बन जाए। बेचारी इतनी परेशान है, उम्र हज की है, अकेली रहती है, बड़ी परेशान। काफी उम्र है माशाल्लाह जी, ज्यादा एज की है, बहुत ज्यादा कर रहे हैं लोग। मेरी पता नहीं कब मैं मंजिल बनाऊंगी, कब मेरा ये केस खत्म होगा, तो इधर केस नहीं खत्म हो रहा। मेरे बेटे के साथ उसने बहुत ज्यादा ज्यादती की है, बहुत ज्यादा मारा था, बहुत ज्यादा जुल्म उन्होंने किया। आपने भी एक ही मेरा बेटा कमाई करने वाला, हाँ मैंने भी करवाई है। तो एक ही बेटा कमाई करने वाला, 4 बच्चे हैं उसके, वो मैरिड है, शादीशुदा है। तो जुल्म किया ना छोटे छोटे बच्चे। एक बेटा उसका मजदूर है, उसका इलाज करवा रहा है। मैं दुआ करती हूँ आप। हाँ जी, हमारी अदालतों से ये अपील है कि हमारा जल्दी से जल्दी केस है ना वो खत्म किया जाए, हमें इंसाफ चाहिए। हम बेवा औरत है, मेरा बेटा एक ही कमाने वाला है, हम रेंट पे रह रहे, बहुत ज्यादा परेशान है। मैं मरीज है, गुर्दियां दी दिल दी मरीज है। मैं समझो कि मेरे बेटे को तो कातलाना हमला किया उन लोगों ने, वो इतने लोग थे, उनका ग्रुप बना हुआ है, वो जब झगड़ा करते हैं ना सबको बुला लेते हैं कि आ जाओ। तमाम बातों की वजाहत के लिए हम आए हैं एडवोकेट अजीम भट्टी, चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड DBA गुजरांवाला के पास, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव नजर आते हैं। आप इस मुल्क में आम आवाम के इंसाफ के लिए क्या बताना चाहेंगे? अच्छा, मैं जो है आपको बताता हूँ कि कानून जो है मकड़ी का वो जाला है जिसमें से जो कमज़ोर है वो फंस जाता है और ताकतवर जो है उसको उधेड़ता हुआ निकल जाता है। तो बदकिस्मती से इस मुल्क में जो है इंसाफ के नाम पे इदारे तो बनाए गए हैं, जैसे एक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है जिनका काम जो है जो लावारस लोग हैं या कानून को चलान जो FIR दर्ज होती हैं उनको जल्द से जल्द जो है पाया तकमील तक पहुंचाना ताकि हर बंदे को इंसाफ मिल सके। लेकिन बदकिस्मती है कि जेल मैनुअल जो है वहाँ से जो रिकॉर्ड है वो मुहैया नहीं किया जाता। भेड़ बकरियों की तरह एक बंदा जो बेगुनाह है उसको जेल में डाल देते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जब उसकी बारी आती है तो पता चलता है कि इस बंदे को फौत हुए हुए 14 साल हो गए। तो ये इंसाफ की जो कमियां हैं इनमें जो है तरमीम की ज़रूरत है। जो परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं वो उन्होंने जो है 2 कवानीन जो है ख़वातीन के लिए, एक होता था कि जब एक खातून कोई तलाक लेने के लिए आई है खुला लेने के लिए कोर्ट में तो उसका फ़ैसला होते होते उसके बाल सफ़ेद हो जाते थे, तो उसमें उन्होंने अमेंडमेंट की कि 3 माह के अंदर अंदर जो है इसको कंक्लूड किया जाए। वो एक अच्छी अमेंडमेंट थी। उसके बाद जो लोग नजायज़ कब्ज़ा करते हैं लोगों की प्रॉपर्टियों पे, वो भी जो है जल्दी डिसाइड करने की बाबत जो है वो अमेंडमेंट की गई। तो इस तरह की कानून में जो है तरमीम जो है अमेंडमेंट्स उनकी ज़रूरत है ताकि लोगों को जो है वक्त पर इंसाफ मुहैया हो सके। अब हम जो है हमने एक तरीकाकार बनाया है, जो काम सरकार का है वो हम कोशिश करते हैं अपने तौर पर कि हम हर हफ्ते को जो है वीक को हम मुख्तलिफ जेलों का विज़िट करते हैं और जो कैदी हैं जो वहाँ पे बेचारे बंद हैं जिनके पीछे आने वाला भी कोई नहीं है और वो छोटे छोटे जुराइम में भी उन्हें साल हो गए अंदर, उनकी हम अपने तौर पर जो FIR रिकॉर्ड लेते हैं और उनकी ज़मानत वगैरह करवाते हैं, प्रोसेस करवाते हैं ताकि चले हम कुछ जो है इंसाफ में हिस्सा डाल सकें। लेकिन हुकूमत वक्त जो है या जो पिछली भी हुकूमतें हैं वो भी मक्खी पे मक्खी मारती हैं और जो अंग्रेज़ हैं जो उनका कानून बनाया हुआ है तो वही चल रहा है कि ताकतवर के लिए कुछ भी कानून नहीं है, जो उसने करना है वही कानून है।
क्या आपके इस अमल से जुर्म में कमी आएगी? देखें, ये तो एक इज्तमाही सोच होगी तो फ़र्क पड़ेगा। देखें, इस मुल्क में जो है कितने डिवीज़न है, कितनी जेलें हैं, तो एक हफ्ते में हम 5 लोगों को रिलीज़ करा लेंगे, 10 लोगों को रिलीज़ करा लेंगे, तो वो तो ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। तो इसमें दूसरे वकला जो हैं भाई, वो भी कोशिश करें और हुकूमत वक़्त जो है इस पर ध्यान दे, ताकि जो है लोगों का जो एतमाद है वो अदालतों की तरफ हो सके। लोगों का अदालतों से जो एतमाद है वो उठ गया हुआ है। और जो आपने भी बताया कि 3 महीने के अंदर अंदर आपने केस खत्म करना है, तो इस पर अमल किया जा रहा है? हाँ, उस पे जो है कुछ थोड़ा सा हमारा सोशल मीडिया और बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जहाँ पे आर्बिट्रेशन कोर्ट, सालसी कोर्ट बनाने की ज़रूरत है, वहाँ पे फौरी खुला करवाई जा रही है 2-3 माह के अंदर। और हमारे सिर्फ गुजरांवाला डिवीज़न में जो फैमिली केस हैं, खुला के केसेस हैं, वो 70,000 के करीब रिपोर्ट हुए हैं 1 साल के अंदर। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जो केसेस हैं फैमिली के वो बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा इंसाफ जो है, दूसरे मामला जो हैं ज़मीनों के, वो लोग अब खुद इंसाफ कर रहे हैं। वो इलाके में पंचायत के ज़रिए ख़त्म करते हैं या कत्लो गारत के ज़रिए ख़त्म करते हैं उसको। तो अदालतें जो है वो सिर्फ फैमिली केसे जो है केसेस हैं वहाँ तक ही महदूद हो गई हैं। दूसरे मामला जो हैं वहाँ पर भी कानून में तरमीम करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को फौरी इंसाफ मिल सके। 2024 के अदालत शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 2.362 मिलियन केसेस हैं वो पेंडिंग है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो मैंने आगे भी आपको ब्रीफ किया है कि जो है हमारे जो इंसाफ जो लॉज हैं उनमें तरमीम की, अमेंडमेंट की ज़रूरत है। वहाँ पे जो है जो बंदा गलत है, जिसके ख़िलाफ़ केस होना है, उसके लिए ऐसी रेमडियाँ मौजूद हैं कि वो फ़ाइल को लेट करता जाता है। और हमारे जजेस साहिबान भी जो हैं वो बहाना वकील का बनाते हैं और काम करने का उनका भी दिल नहीं करता, और वो वकील के कंधे पे रख के तो तारीख पे तारीख जो है वो डालते जाते हैं और महसूस ऐसे करवाते हैं कि जो डिले हो रही है वो वकील की तरफ से है। और जब वकला दोनों मौजूद हों तो फिर जज साहब जो हैं वो अपने खाते में तारीख डाल के दे देते हैं। तो इस वजह से जो है पेंडिंग पे पेंडिंग जो है फाइलें जो हैं वो लग जाती हैं छत के साथ। उसके अलावा जो है वकला जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आना हो, वकला को पता होता है कि कौन गलत है, तो उसमें जो है वो झूठी दरख्वास्त कोई ना कोई मिसलीनियस एप्लीकेशन जो है वो दे के तो उसको डिलेइंग टैक्स यूज़ किया जाता है कि किसी तरीके से जो आज कार्रवाई है वो इल्तवा का शिकार हो। और एक जो झूठी एप्लीकेशन किसी फाइल में, ट्रायल में जो आती है मुकदमे में, तो उसको जज साहब ने दूसरी पार्टी से जवाब लेना होता है, फिर उस पर फैसला उस दरख्वास्त का करना होता है। तो वो दरख्वास्त का फैसला होते होते 3-4 पेशियाँ फजूल में गुजर जाती हैं। तो ये वजह भी है कि जो है ना फाइल जो है वो फैसला आने तक जो है, जैसे हमारे सदर साहब ने कहा कि बच्चा जो है बूढ़ा हो जाता है और इंसाफ जो है वहीं पे पड़ा होता है। तो सर हमारे पाकिस्तान में जो भी जरगा सिस्टम है उसके बारे में आप कहेंगे क्या उसकी वजह से भी इसमें कोई मसले होते हैं? जो जरगा सिस्टम है या आर्बिट्रेशन जो है, हमारे गुजरांवाला में एक जज साहब आए थे, सेशन जज साहब रशीद कमर साहब, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया था कि उन्होंने 2 कोर्ट्स जो हैं उनको आर्बिट्रेशन सालसी कोर्ट का नाम दे दिया था। उसमें जो भाइयों की लड़ाई थी या फैमिली केसेस थे या इस टाइप के जो छोटे नियत के केस थे, तो वो फौरी तौर पर वहाँ पे जाके जो सालों साल में हल होने थे वो फौरी तौर पर वो आर्बिट्रेशन कोर्ट जो है वो उसका फैसला करने के बाद उसको डिसाइड कर देती थी। और उस टर्न्योर में 2022 या 23 का टर्न्योर है, तो उसमें जो है गुजरांवाला से बहुत ज़्यादा केसेस जो है वो डिसाइड हुए थे और लोगों को इंसाफ मिला था। तो ऐसे जजेस की ज़रूरत है जो अपने जो है सालसी आर्बिट्रेशन कोर्ट्स जो हैं वो डिटरमिन कर दें और छोटे केसेस जो हैं जल्द से जल्द उधर चल जाएं, ताकि जजेस के ऊपर भी बर्डन कम हो और जो बड़े केसेस हैं लाइक मर्डर, मंशियात, उनके भी फैसले जो है जल्द से जल्द जो है वो हो सके। तो सर क्या किसी केस की वजह से किसी पार्टी ने आपके साथ कोई ज़ाती रंजिश रखी है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि हमारे पास यहाँ पे किसी शरीफ बंदे का तो काम नहीं है कचहरी में। तो कई दफ़ा वो बड़े केसेस होते हैं तो उसमें बहुत हार्ड एंड डिस्ट्रॉयड क्रिमिनल जो हैं वो आते हैं, तो और बहुत ज़्यादा उनका असर और सूख भी होता है।
تو انہوں نے کئی دفعہ تھریٹس کال آتی ہیں اور 20 سال ہو گئی ہے میری وکالت، اور 11 FIR جو ہیں لوگوں کو انصاف دلانے کے دوران میں نے اپنے اوپر بھی لی ہیں کہ کئی دفعہ تھریٹ آئی ہیں کہ آپ چھوڑ دیں اس کی پیروی، ادروائز آپ فیس کریں گے. تو ہم جو کیس لیتے ہیں وکلا جو ہیں اس میں عہد کیا ہوتا ہے اور ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور پوری پیروی کرتے ہیں. تو سرکمسٹانسز بھی اس کے ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. تو میں نے جو ہے 20 سال میں 11 FIR جو ہے لوگوں کے ساتھ دینے کے انصاف کی فراہمی کے لیے اپنے اوپر بھی لی ہیں، اور الحمدللہ بعد میں وہ جھوٹی FIR خارج ہو گئی. تو سر کیا موجودہ نظام اس قابل ہے یا آنے والے وقت میں اس قابل ہوگا کہ لوگوں کو انصاف جلدی فراہم ہو سکے؟ دیکھیں ہم لوگ جو ہیں یہاں ایک وکیل ہے گاڑی پہ نکلتا ہے سگنل توڑتا ہے تو وہاں پہ ایک وارڈن روکتا ہے اور جیسے ہی شیشہ نیچے کر کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وکیل صاحب ہیں یا MNA صاحب ہیں یا MPA صاحب ہیں تو وہ سلوٹ مارتا ہے کہ جائیں، اور کوئی غریب آدمی آتا ہے تو رک جاتا ہے. جب تک رول آف لا کی جو ہے لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہوگی، ڈر نہیں ہوگا، تب تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہی ہم لوگ ہیں جب باہر کے ملک جاتے ہیں تو سڑک بھی غلطی سے پار نہیں کرتے کہ یہاں پہ زیبرا کراسنگ نہیں ہے، میں پار کروں گا تو میں پکڑ میں آ جاؤں گا. تو قانون ہمارا موجود ہے لیکن سیاسی مداخلت جو ہے، ایک MPA جو ہے، ایک بندہ جو آوارہ ہے، نشئی ہے، نشہ بیچنے والا ہے یا کوئی بھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے MPA کو بلیک میل کر کے ووٹ دینے ہیں، اور جب وہ MPA ایک SHO کو اپنے علاقے میں لگوائے گا تو پھر وہ انصاف کا قتل ہی ہوگا، انصاف نہیں ملے گا. تو اس ملک میں ضرورت ہے کہ میرٹ پہ جو ہے افسران کو تعینات کیا جائے، سیاسی مداخلت ختم کی جائے، اور بلا تفریق جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے جو قانون کو توڑتا ہے اس کو اس کے مطابق سزا دی جائے گی، تو پھر ہی رول آف لا قائم ہوگا اور لوگ جو ہے واپس اپنے اعتماد میں آئیں گے کہ یہاں پہ انصاف ملے. آج کی گفتگو نے ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھا دی ہے کہ انصاف صرف دیا جانا ضروری نہیں بلکہ وقت پر دیا جانا ضروری ہے. ہر دن ہر لمحہ جو کسی مظلوم کے انصاف کے بغیر گزرتا ہے وہ اس کے زخم کو گہرا کر دیتا ہے.